Hello student, good morning. Myself Rati Srivastava. I am your commerce teacher. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th का बैंकिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि इस बुक में को टोटल 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है तथा इसकी विषय सूची में टोटल 25 चैप्टर्स दिए गए हैं। हम आज आपको इसका पहला चैप्टर बैंक, उत्पत्ति एवं विकास, अर्थ, कार्य, महत्व एवं प्रकार के बारे में समझाऊंगी। बच्चों, आपने बैंक के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी संक्षेप में हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि बैंक का विकास कब और कैसे हुआ। बैंक शब्द क्या है, अति प्राचीन काल से चलन में है, लेकिन फिर भी इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं, जिस कारण से बैंक का उद्गम या उत्पत्ति या विकास अभी भी एक रहस्यमय विषय बना हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार बैंक शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1157 ईस्वी में इटली में हुआ था। कुछ के अनुसार 1171 ईस्वी में वेनिस राज्य में जब युद्ध छिड़ा था तब इसका विकास हुआ। लेकिन आधुनिक युग में संयुक्त पूंजी वाले बैंकों का विकास यूरोप में ही आरंभ हुआ था और बाद में धीरे धीरे ही ये संसार के अन्य भागों में भी फैल गया। बैंकिंग क्या है, ये एक अति प्राचीन व्यवसाय है, यानी कि बहुत पहले से ये व्यवसाय चला आ रहा है। लेकिन भारत में भी वैदिक काल से बैंकों के होने का अनुमान लगाया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार विश्व का पहला बैंक जनेवा में 1148 ईस्वी में स्थापित हुआ था। 11वीं से 16वीं शताब्दी तक विश्व में प्रमुख बैंकों की स्थापना निम्नलिखित प्रकार से हुई थी। 1157 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। 1401 ईस्वी में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना की गई। 1407 ईस्वी में बैंक ऑफ जेनेवा की स्थापना की गई। 1609 में बैंक्स ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना की गई। 1619 ईस्वी में बैंक्स ऑफ हैम्बर्ग की स्थापना की गई तथा 1695 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। लेकिन भारत में सबसे पहले 1770 ईस्वी में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक आधुनिक बैंक की स्थापना की गई। अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बैंक क्या है, ये क्या करता है, ये जनता से धन जमा करता है, अधिक ब्याज दरों पर व्यापारियों तथा जनता को ऋण प्रदान करता है, ये हमारे लिए रुपए का लेन देन करता है और अपने ग्राहकों के लिए प्रतिनिधि अथवा एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है तथा बैंक अपने ग्राहक को विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। बैंक के अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी परिभाषाओं को अच्छे से समझना होगा। बैंक की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला परिभाषा कार्यानुसार परिभाषाएं हैं, दूसरी परिभाषा वैधानिक परिभाषाएं हैं तथा तीसरी परिभाषा संस्था के रूप में दी गई परिभाषाएं हैं। अब आते हैं हम लोग अपनी पहली परिभाषा पे, कार्यानुसार परिभाषाएं। कार्यानुसार परिभाषाएं क्या होती हैं? ये वे परिभाषाएं होती हैं जो कि बैंक के कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। इसमें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरह से अपनी परिभाषाएं दी हैं। कुछ की परिभाषा इस प्रकार से है। H.L. हार्ट के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने साधारण व्यवसाय में लोगों की मुद्रा जमा करती है तथा जमाकर्ताओं के चेकों का भुगतान करती है। यानी कि बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो कि सिर्फ लोगों की मुद्रा को अपने पास जमा करती है और उनके मांगने पर चेक का भुगतान करती है। किनले के शब्दों में बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है तथा जिसके पास व्यक्ति अपनी पालतू मुद्रा जमा कर सकते हैं। अर्थात ये एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पे व्यक्ति को ये लगता है कि हमारा जो भी धन जमा है बैंक में वो सुरक्षित रहेगा और जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है धन की, उन व्यक्तियों को वो क्या करती है, ऋण देती है। कार्यानुसार परिभाषाओं में वॉल्टर लीफ ने, प्रोफेसर R.P. कैंट तथा क्राउथर ने भी दी है, लेकिन इन परिभाषाओं में भी कुछ न कुछ दोष पाए गए हैं। इन दोषों को देखते हुए इसकी दूसरी परिभाषाओं को आवश्यकता महसूस हुई।
वैधानिक परिभाषाएं। इस वर्ग में वे परिभाषाएं आती हैं जो विभिन्न देशों के बैंकिंग संबंधी कानूनों में दी गई है, यानी कि ये परिभाषाएं बैंकिंग का निर्माण करने वाली संस्थाओं द्वारा दी गई हैं। इसमें सबसे पहली परिभाषा भारतीय विनिमय साध विलेख अधिनियम के अनुसार बैंकर के अंतर्गत बैंकिंग का काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथा डाकघर बचत बैंक शामिल होते हैं। इस परिभाषा के आधार पर ये कह सकते हैं कि कोई भी बैंकिंग सेक्टर जिसमें कोई भी बैंकर काम करता है वो बैंक माने जाते हैं। भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 की धारा 5 बा के अनुसार बैंकिंग का अर्थ है उधार देने अथवा निवेश करने के उद्देश्य से जनता से ऐसी जमा राशि स्वीकार करना जो मांग पर या किसी अन्य प्रकार से चेक, ड्राफ्ट, आदेश या किसी अन्य माध्यम से दे हो। इस परिभाषा के अनुसार बैंकिंग क्या है? ये एक उधार देने का काम करता है। जनता अपना निवेश इसमें जमा करती है तथा जनता द्वारा मांगने पर ये जनता को रुपए वापस करती है और ये रुपए चेक, ड्राफ्ट या आदेश के द्वारा वापस किए जा सकते हैं। इस परिभाषा में भी कुछ ना कुछ कमी थी, इसीलिए अब इसकी तीसरी परिभाषा दी गई है जो कि है साख संस्था के रूप में दी गई परिभाषा है। इसमें क्या होता है, इस परिभाषा में बैंक मुख्यतः जो साख का व्यवसाय करते हैं सिर्फ ऐसी संस्था के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहली परिभाषा है हॉरेस वाइट के अनुसार बैंक साख का निर्माता तथा विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है। यानी कि बैंक के द्वारा हम साख का निर्माण करते हैं और ये हमारे विनिमय को और भी आसानी व सुविधाजनक बनाता है। फिर पिंडले श्रीराज के शब्दों में बैंकर वह व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी है जिसके पास कोई व्यापारिक संस्थान हो जहां मुद्रा अथवा चलन की जमा द्वारा साख का कार्य किया जाता है तथा जमा का भुगतान ड्राफ्ट, चेक अथवा आदेश द्वारा किया जाता है, अथवा जहां स्टॉक, बॉन्ड, बुलियन और विनिमय विपत्र पर मुद्रा उधार दी जाती है, अथवा जहां विनिमय विपत्र तथा प्रतिज्ञापत्र बट्टे पर या बेचने के वास्ते लिए जाती है। यानी कि बैंकर क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो कि कंपनी द्वारा जमा हुआ कोई भी धन को स्वीकार करता है तथा उसके मांगने पर उसको वो देता है। यही कारण है कि उपरोक्त परिभाषा में भी कुछ ना कुछ दोष पाए गए हैं, जिसके आधार पर इसकी बैंक की एक उपयुक्त परिभाषा दी गई है। बैंक की उपयुक्त परिभाषा क्या है कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है या ऐसा संस्थान है जहां मुद्रा का निक्षेप, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहां ऋण व कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। यानी कि बैंक एक संस्था होती है जो सिर्फ मुद्रा में ही लेन देन करती है। ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे हम लोग मुद्रा को अपनी जमा कर सकते हैं, वो मुद्रा वहाँ पे सुरक्षित रहती है तथा बैंक द्वारा नोटों का निर्गमन किया जाता है। बैंक द्वारा ऋण व कटौती की सुविधाएं भी हमें प्रदान की जाती हैं तथा हम अपने धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आसानी से भेज सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि बैंक मुद्रा तथा साख में व्यवहार करने वाली संस्था है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आधुनिक बैंक के कार्य। ये हम आपको अपने नेक्स्ट टर्न में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बैंक क्या है तथा इसकी परिभाषाएं आसानी से समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों।